Hello everyone, welcome to Start Now. This is Santosh and you are watching Start Now. Today we are going to learn tense. Tense क्या होता है आज हम उसको पढ़ेंगे. What is tense, what kinds of tense and what is the use of tense. टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या यूज़ है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस. टेंस क्या होता है. टेंस को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करूं तो टेंस एक टाइम है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है. टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. इट मीन्स टाइम डिसाइड्स टेंस. ये जो टाइम है वो डिसाइड करता है टेंस कौन सा हमें यूज़ करना है. अगर मैं बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ तो आई एम गो टू स्कूल बोल देते हैं, या मैं स्कूल गया तो आई गो टू स्कूल. मतलब टाइमिंग कुछ और होता है, टेंस हम कुछ और यूज़ करते हैं. सबसे सिंपल तरीका आपने यही देखा होगा, जिस टाइम हमें जो टाइम के अकॉर्डिंग हम जिस चीज़ को बोलना चाहते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग ही टेंस का इस्तेमाल करते हैं. अगर पास्ट की बातों को बोलेंगे तो हमें पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. जिस तरीके से हमारे 3 समय होते हैं वैसे टेंस के भी 3 पार्ट ही होते हैं. हमारे जो टाइम होता है 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. टेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही एज ए कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है. ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं. टेंस 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज पास्ट, सेकेंड वन इज प्रेजेंट एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज फ्यूचर. टेंस के 3 भाग होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है. आपने पढ़ा होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में. पास्ट क्या होता है इतना आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ. मान लेते हैं एक टाइमलाइन है. जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट टाइम है. अगर मैं इससे 1 सेकंड पहले की बात करूँ तो पास्ट हो जाएगा. अगर मैं इससे 1 सेकंड आगे की भी बात करूँ वो फ्यूचर हो जाएगा. तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम जैसे देख रहे हैं कि प्रेजेंट जो हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, इससे पहले जो हमने किया था वो पास्ट है, जो अब आगे कुछ होने वाला है वो फ्यूचर होगा. ईजिली लैंग्वेज में आपको समझाऊं, मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ. मान लो कि जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो ये आपका प्रेजेंट है. आपने उससे पहले थोड़ी देर पहले आपने कुछ किया था वो आपका पास्ट था. अब आप कुछ और करोगे आगे वो फ्यूचर होगा. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा प्रेजेंट है, मैंने थोड़ी देर पहले किसी को पढ़ाया था वो मेरा पास्ट था. अब मैं किसी और को आगे थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा फ्यूचर होगा. कहने का मतलब है कि प्रेजेंट से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट से थोड़ा सा आगे की बात करेंगे वो फ्यूचर हो जाएगा. तो टाइम के भी 3 पार्ट्स भी होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. और टेंस के भी यही 3 फीचर्स होते हैं, इनके भी 3 ही पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. लेकिन टेंस में इनके सब पार्ट्स भी होते हैं. सब पार्ट्स का मतलब है जैसे पास्ट के 4 भाग होंगे, प्रेजेंट के 4 भाग होंगे और फ्यूचर के 4 भाग होंगे. मैं आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिखता हूँ. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट, लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. टेंस के 3 भाग होते हैं, इनके भी 3 भाग, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं. और कितने सब पार्ट्स होते हैं इनके? 4 होते हैं. सो वी कैन से डेट 3 into 4 is equal to 12.
ये हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 12 होते हैं। आज हम इन्हीं 12 को वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि टेंस में इन 12 को क्या यूज़ है, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ में टेंस के क्या इंपॉर्टेंस है, हम रिटर्न या स्पोकन में इसके क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, हम इनके आगे पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन है कैसे करते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको बारीकी से और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वन टेंस जो है, फर्स्ट वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, उसकी आइडेंटिटी भी आपको पता होगी, उसकी क्या आइडेंटिटी है, पहचान क्या है। अच्छा, हमें जब ट्रांसलेशन सीखना है तो हमें हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा। हिंदी दो इंग्लिश ही सीख रहे हैं हम, तो आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी देखी होगी, पहचान देखी होगी, तो आपने ये पढ़ा होगा जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सही है, अगर हमें ट्रांसलेशन सीखना है तो इसकी हेल्प चाहिए ही चाहिए। पर ये वाक्य में सही है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती आएगा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? क्या इसके अलावा और कोई ऐसा वाक्य आए जिसमें ता है, ती है ना आए लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? तो चलिए आज हम देखते हैं उसी को, और इससे भी आगे देखेंगे कि और भी हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, कोई भी डाउट्स ना रह जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज। ता है, ती है, ते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको अलग आइडेंटिफिकेशन के द्वारा अगर मैं पढ़ाऊँ, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वो टेंस जो होगा, जिस भी रेगुलर एक्सप्रेशन की जब भी हमें बातचीत करनी होगी, अगर हमें लिखना होगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा या बोला जाएगा। सेकंड वन इज लाइक डिसलाइक। पसंद नापसंद, जब भी हम अपनी पसंद या नापसंद बताएंगे उसमें कि हमें किसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू बोलते हैं, उसमें ता है, ती नहीं आया, फिर भी हमने किसके अकॉर्डिंग बना दिया उसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। थर्ड वन इज यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जैसे सूरज पूरब से निकलता है, 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ, ये यूनिवर्सल फैक्ट जो पूरी दुनिया में सबको पता होता है, मतलब जर्नल चीज़ें हैं जिसके बारे में सब जानते हैं। तो वो सब चीज़ें किस में बनाई जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हों, जैसे साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों का मतलब है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, ये साइंटिस्ट ने प्रूफ कर रखा है, इसे हमें मानना पड़ेगा, एक फैक्चुअल डाटा है और सभी इसे मानते हैं। तो ये हमारे एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ भी मान सकते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? जिसे हम नकार नहीं सकते। इसे क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसी को, इस टेंस को, इसी वाक्य को, ऐसे वाक्यों को किसमें बोला जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। अगर लास्ट एंड फोर्थ वन इज बोलूँ तो डेली रूटीन हम रख सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन में आ जाता है, फिर भी मैं अलग से लिख देता हूँ, लेकिन आपको यही कंसीडर करना है कि डेली रूटीन में, जैसे आप जो भी डेली रूटीन, जो भी आपके डेली का काम है, जो भी आप करते हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही आता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण की सहायता समझाता हूँ।
मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, खाना खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से आता हूँ, होमवर्क करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, टीवी देखता हूँ। देखो जितने भी हमने डेली रूटीन में जो हमें करते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग ही बोले जाएंगे। नहीं तो आप एंड में किसी भी वाक्य को बोल के देख लो, ताहे तीहे का ही साउंड आएगा। तो हम इन चार अलग अलग वे से पढ़ेंगे। ये चार तरीकों से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। इसका जो पहला है, हर टेंस के भी, हर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया या पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं बनाने के, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो मैं आज उसी का फर्स्ट वन यूज कराता हूँ। जैसे अफर्मेटिव जो रूल है इसका, आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे या सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता होगा, किसी का नाम, यू, ही, सी, पी, दे, आई, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो वो सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ वर्ब क्या होती हैं, जो भी एक्शन होता है और इसके फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने लिखा गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे बेस फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ वर्ब होते हैं जिसमें बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में अंतर है, वो मैं बाद में बताऊँगा। सेकेंड फॉर्म इज वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन। तो कहने का मतलब कि हमें जो क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसी में क्या लिखना है, एस या ई एस ऐड करना है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। सॉरी, एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता दूँ एस या ई एस हम कहाँ लगाएंगे। एस या ई एस सिंगुलर के साथ लगाएंगे। एस लगाना हो या ई एस लगाना हो, दोनों ही हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे। अच्छा, सिंगुलर वाले जो हमारे वर्ड होते हैं वो हमारे ही, सी, इट और किसी भी एक सिंगल नाम, कोई भी एक सिंगल नाम हो, वो भी हमारे सिंगुलर में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर एक से अधिक नाम होता है तो वो प्लूरल में आ जाएगा। अच्छा, जब दोनों ही हमें सिंगुलर के साथ लगाना है तो हमें कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन जिस वर्ब के पीछे ओ आई, सी एच आई, एस आई, एस एस आई, एक्स आई, जेड आई, जिस वर्ब के पीछे ओ आई, सी एच आई, एस आई, एस एस आई, एक्स आई, जेड आई, वो उसके को उस पर हम क्या लगाएंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सभी के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। बस कंडीशन यही होना चाहिए कि सारे के सारे सिंगुलर होना चाहिए। देन हम आगे देखते हैं, आई, यू, वी, दे, ये भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये प्लूरल में कंसिडर किया जाता है, इसलिए एस या ई एस नहीं लगाएंगे। इनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उदाहरण के सहायता से आपको समझाता हूँ। पहला सेंटेंस है, फर्स्ट वन इज, वह स्कूल जाता है। सब्जेक्ट हमारा वह, पीछे से हमारी वर्ब की आइडेंटिफिकेशन पीछे से होती है। ताहे तीहे से आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जाने की इंग्लिश आपको पता ही है, गो टू स्कूल। ये सेंटेंस सही है? नहीं, इसमें अभी कुछ ना कुछ कमी है। जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा ये पता है, पर ई एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे मैंने ये भी समझाया था। अब देखो जो वर्ब के पीछे जो है हमारे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो अब इसके पीछे में हम क्या लगा देंगे, ई एस। तो वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं, वह चाय पीता है, तो वह की इंग्लिश ही, पीने की टेक लगा देंगे।
अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब के पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन इनमें से तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इसको फॉलो कर रहा हो। अगर इन 6 वर्ड को फॉलो नहीं करता कोई वर्ब, तो सबके साथ हम क्या लगा देंगे, कंडीशन ये होनी चाहिए सिंगुलर हो, तो हम सबके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ही टेक्स टी। समझ में आ रहा है? चलिए इसको रफ करता हूँ और आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इसके कुछ अलग एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको हम बनाएंगे जाता हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। हमारा वर्ब क्या होगा, हमें वर्ब देखना है, पीछे से पता चलेगा, जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल। ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, आप बताइए। ये सेंटेंस सही है, इसमें वर्ब में ओ आ रहा है, लेकिन हमें एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ओ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में कंसीडर किया गया है। आई यू वी दे के साथ ना तो एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं ये सेंटेंस सही है। अगर मैं कुछ अलग एग्जाम्पल दूँ आपके सामने, मुझे तुम पसंद हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। हमारा पसंद नापसंद किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही आता है, चाहे उसमें ता है, ती है, आए या ना आए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बस हमें पसंद और नापसंद की बातें करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। तो मैं इसको बनाऊँगा आई पसंद की, आई लाइक यू। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप बोलते हो आई लाइक यू, आई लाइक हिम, सी लाइक हर, सी लाइक्स हर। तो आपको क्या करना, पसंद नापसंद भी इसी में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अकॉर्डिंग ही बनाना है, चाहे उसमें ता है, ती है, आए या ना आए। ठीक है। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ता है, ती है आता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, वो सिंपल टेंस होते हैं, या आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हो। जैसे मैं लिखूँ, बच्चे नटखट होते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें भी ता है, ती है आया हुआ है। अब मैं क्या मान लूँ, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, ये लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस है। लिंकिंग वर्ब एज ए लिंकिंग वर्ब यूज होता है। मैं बच्चों के लिख लूँ, चिल्ड्रन आर नॉटी। ये सेंटेंस सही है। अगर मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आए वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, टेंस हो, उसमें एक्शन भी डिनोट हो, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन इसमें देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस हम किसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो होता है हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। बस हमें इतना याद रखना है, ता है, ती है आ रहा हो, लेकिन उसमें एक्शन वर्ड हो, कोई एक्टिविटी हो रहा हो, तब उनसे केस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेंगे और उसको उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसका नेगेटिव कराता हूँ। नेगेटिव क्या है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव का क्या रूल है, आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे, डू या डज, डू या डज, देन मैं इसको रफ कर देता हूँ, नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं वो आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट डू और डज, जो हमारा जो डू है एक हेल्पिंग वर्ब है, डू से ही हमारा डज बनता है, क्योंकि डू के पीछे वर्ब के पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए हम इसको लगा देते हैं, डज हो जाता है। अच्छा,
आई यू वी के साथ किसी भी वर्ब के पीछे ओ आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाता था। इसीलिए जो ये डू है ये प्लूरल के साथ लिखा जाता है, और डज जो है वो सिंगुलर के साथ लिखा जाता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सिंगुलर के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके एग्जाम्पल दे करते हैं हम। राजू मुझसे नहीं मिलता है। राजू सब्जेक्ट है, सॉरी राजू सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ नेगेटिव सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, क्योंकि राजू एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, डज इस्तेमाल करना है। प्लूरल, डू के साथ प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। फिर डू या डज लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा एंड से पता चलता है, मिलना। राजू डज नॉट मेट, मुझसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मी। अच्छा, यहाँ पे फ्रॉम वगैरह मत लगा देना, मेट के साथ फ्रॉम का यूज़ नहीं होता है। ये वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन समझाऊंगा कि कहाँ किस वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी का जो अगला है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इससे यस या नो टाइप वाले भी क्वेश्चन बोले जाते हैं। इसमें इंटरोगेट किया जाता है सामने वाले पर्सन से, या किसी से भी आप बातचीत करते हो इंटरोगेटिव में, तो आप इंटरोगेट करते हो, उससे पूछताछ करते हो, और उसका सामने वाला का जो आंसर होगा वो हमेशा यस या नो में ही होगा। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। इसमें क्या है, किसकी शुरुआत करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत ही किससे होता है, कैसे। और क्या कि इसमें कुछ भी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बल्कि जो इंटेरोगेटिव का रूल है, सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो शुरू में यूज़ किया जाएगा। डू या डज लिखेंगे शुरू में, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट होगा तो नोट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम गाली देते हो। आप सामने से पूछ रहे हैं, कोई बच्चा है उससे आप पूछ रहे हो क्या तुम गाली देते हो, तो बच्चा या तो यस बोलेगा या ना बोलेगा। तो यस या नो टाइप ही बोल देते हैं इंटेरोगेटिव को। तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, पहले हमें डू या डज में से चूज़ करना है क्या लगाना है। हमारा सब्जेक्ट यू है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल हमारा डू, यू जो है हमारा प्लूरल में आता है। डू के बाद फिर हमें क्या, डू या डज में से फिर उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नोट नहीं है, अगर नोट होता तो नोट लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एब्यूज और एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, बस डू यू एब्यूज, क्या तुम गाली देते हो, यहीं तक सेंटेंस बनेगा। समझ में आ रहा होगा। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके मैं कुछ डबल इंटेरोगेटिव या डबल मैच वर्ड को क्लियर करता हूँ। आप इसको नोट करिए। WH फैमिली या डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं इसको। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, W या H से होगी स्टार्ट, फिर डू या डज लिखेंगे हम, फिर सब्जेक्ट, नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ। इसमें क्या होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे,
जैसे तुम कहाँ रहते हो। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको WH वर्ड के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? WH वर्ड में आता है कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर हमारा क्या है? WH वर्ड है, तो हम वेयर से स्टार्ट करेंगे। हमने वेयर लिख लिया, फिर डू या डज में से एक यूज़ करेंगे। हमारा सब्जेक्ट पढ़ के देखो क्या है, तुम स्कूल का और तुम कहाँ जाते हो, तो तुम हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, तो इंग्लिश के क्या लगाएंगे? डू या डज? डू लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है? हमारा प्यूलर है, यू। सब्जेक्ट लिख लिया, पहले हमने WH वर्ड लिखा, फिर डू या डज में से एक उठाया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रहने की इंग्लिश क्या होती है? लीव। और एंड में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जितनी भी चीज़ों को मैंने समझाया है, ये सारी क्लियर होंगी। हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे आगे, नया सेशन आएगा, वीडियो आएगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इस सेशन को सही से पढ़ा है, समझा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।